हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? मैं विजय कुमार गुप्ता हाई स्कूल केमिस्ट्री का एसिड बेस एंड साल्ट का नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पीएच क्या है, पीएच स्केल क्या है एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। इसके बाद इस चैप्टर में आपका बहुत इंपॉर्टेंट बचा हुआ साल्ट, उस साल्ट के बारे में हम जानेंगे। तो आइए हम बात करते हैं पीएच की। अपना टॉपिक है पीएच। पीएच देखिए पीएच क्या है। ये पीएच, ठीक है, देखिए एक साइंटिस्ट है सोरेनसन। क्या नाम है? सोरेनसन। सोरेनसन ये 1909 ईस्वी में सोल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए या हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए एक न्यू सिस्टम को लॉन्च किया, जिसको हम कहते हैं पीएच। इस पीएच में ये जो पी है एक जर्मन शब्द से बना हुआ है, जो है पोटेंज। पोटेंज मीन्स होता है पावर, ठीक है, पावर। पोटेंज मीन्स पावर, यानी हम इसी में कहते हैं हाइड्रोजन आयन की पावर। यहाँ जो शो करेगा वो हाइड्रोजन आयन को पावर को शो करेगा। क्या शो करेगा? पावर को। ठीक है, ये कई जगह ये पूछ लिया जाता है कि पीएच में ये पी क्या शो करता है। तो जो पी है वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की पावर को शो करता है, जो एक जर्मन शब्द पोटेंस से लिया गया है, जिसका मीनिंग होती है पावर। इस तरह पीएच का जो मेजर करने की एक न्यू सिस्टम लॉन्च किया गया है, किसके थ्रू? सोरेनसन के थ्रू। कब? 1909 ईस्वी में। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग पीएच की डिफिनेशन दी जाती है। देखिए पीएच की परिभाषा क्या है, इसका फार्मूला देखिए, पीएच इक्वल टू होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। इसी में आपके डिफिनेशन भी सेट है। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच कहते हैं। हाइड्रोजन धनायन या आयन, हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच कहते हैं। इसकी डिफिनेशन भी हम कहते हैं हाइड्रोजन पीएच कहते हैं। पीएच कहते हैं। ठीक है, इसकी डिफिनेशन बन गई हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच कहते हैं। देखिए अगर आपको ये आपको डिफिनेशन लर्न है तो फार्मूला आप इजी वे से आप नोट कर लेंगे, और अगर फार्मूला लर्न है तो इसका डिफिनेशन आप इजी वे से लर्न कर सकते हैं। देखिए हाइड्रोजन आयन सांद्रण, हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के लघु गुणक को यानी ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच कहते हैं। ठीक है, बस इसकी देखिए जो हाइड्रोजन आयन होता है ये इसके पीएच को शो करता है, वो 0 से लेकर के 14 तक। ठीक है, जिसको हम पीएच स्केल के नाम से अभी हम जानेंगे। देखिए ये होते हैं 10 की पावर -0 हो सकता है, 10 की पावर -1 हो सकता है, 10 की पावर -2 हो सकता है, 10 की पावर -3, 10 की पावर -4, 10 की पावर -5, 10 की पावर -6, 10 की पावर -7, 10 की पावर -8, 10 की पावर -9, 10 की पावर -10, 10 की पावर -11, 10 की पावर -12, 10 की पावर -13 और 10 की पावर -14। ये आपके, इसको हम शो करेंगे
ये आपकी है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू। यहां से आपका यहां तक हो सकता है इस तरह से। इसके साइड में आपका होगा पीएच, जीरो। फिर इसका पीएच आपका होगा 1, यहां आपका होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। ये आपके पीएच होते हैं। देखिए जिस भी सॉल्यूशन का पीएच की वैल्यू यदि 7 है तो ये आपका सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। कैसा होगा, उदासीन होगा, उदासीन होगा। लेकिन 7 से कम जिसका पीएच वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो अम्लीय होगा, अम्लीय होगा यानी एसिडिक होगा। ठीक है। और जैसे 7 से बाद हम जाएंगे 8 से जाएंगे, यानी 7 पॉइंट से स्टार्ट हो जाता है। 7 से वैल्यू जिस सोल्यूशन की वैल्यू 7 से पीएच ज्यादा होगी वो क्या होगा, ये होगा क्षारकीय होगा, क्षारकीय होगा, क्षारीय होगा। ठीक है। जिस सॉल्यूशन की जिस भी विलयन का पीएच वैल्यू जितना ही कम होगा उस सॉल्यूशन का उतना ही एसिडिटी स्ट्रांग होगी। और जिस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू जितना ही ज़्यादा होगा वह सॉल्यूशन की क्षारकता उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है ना। यहाँ ये शो कर रहा है कि जैसे ही 0 अगर होगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 0 होगा, तो वह सॉल्यूशन की जो एसिडिटी होगी वो बहुत ही स्ट्रांग होगी। लेकिन जैसे ही आप 0 से -1, -2, 3, 4, 5, 6 आएंगे वैसे वैसे उनकी जो एसिडिटी जो होगी वो डिक्रीज होगी, यानी अम्ल की जो प्रबलता होगी वो घटती जाएगी। इसी तरह पीएच की बात करते हैं तो पीएच 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक जैसे ही आएंगे उस विलयन की जो अम्लता होगी वो उतना ही घटता जाएगा। जैसे ही उस विलयन की पीएच की वैल्यू 7 हो जाएगी वह विलयन हो जाएगा कैसा, उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 7 से ऊपर हम बढ़ेंगे जिसका पीएच मान 7 से अधिक होना स्टार्ट हो जाएगा और वह विलयन वो क्षारीय होता जाएगा। जितने ज्यादा पीएच होगा उतना ही प्रबल क्षार वो कहलाएगा। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। इसी में कहते हैं जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा, 7 से कम होगा वो कैसा होगा, अम्लीय होगा, अम्लीय विलयन होगा। अब जिस विलयन का पीएच मान 7 होगा, 7 होगा, वह विलयन हमारा कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल मीन्स उदासीन होगा, उदासीन होगा।
और जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होगा, वो कैसा होगा, वो क्षारीय होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, यही जो 7 है एक बाउंड्री वाल है। 7 से बिलो अगर पीएच की वैल्यू है तो विलयन आपका अम्लीय होगा, और 7 से जैसे ही ज़्यादा पीएच वैल्यू होगा वो विलयन हमारा क्षारीय हो जाएगा। और जब 7 रहेगा उस विलयन का पीएच तो हमारा उदासीन होगा या न्यूट्रल होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। पीएच तथा पीओएच में संबंध है, यानी पीएच तथा पीओएच में संबंध, रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच। देखिए, जिस प्रकार पीएच ये हाइड्रोजन आयन के सांद्रता को प्रकट करता है, ठीक उसी प्रकार पीओएच हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता को प्रकट करता है। ठीक है, अभी हमने पीएच के बारे में पढ़ लिया है। पीएच को आपने डिफाइन किया है कि हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। ठीक है, यानी जिस प्रकार यह पीएच हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रकट करता है, ठीक उसी प्रकार पीओएच हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता को प्रकट करता है। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात पीओएच इक्वल टू माइनस लॉग 10OH, इस तरह से ये पीओएच आपको मिल गया। ठीक है, और पीएच से आपने निकाला क्या था, पीएच बराबर था माइनस लॉग 10H आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पीएच है, ये विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रकट करता है। यहाँ जो पीओएच है ये विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता को प्रकट करता है। नोट लीजिए, अर्थात लिख सकते हैं एच आयन की सांद्रण इंटू OH आयन इक्वल टू होता है KW, इसकी वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁻14। ये आपने प्रीवियस वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था जल का आयनिक गुणनफल। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये आपको मिला था। यहाँ दोनों पक्षों में लॉग लेने पर ठीक है, ये हो जाएगा log 10 H आयन कॉन्सेंट्रेशन प्लस log 10 OH आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू KW इक्वल टू 1 × 10⁻⁻14। ये हो जाएगा log 10 H आयन का कॉन्सेंट्रेशन प्लस log 10 OH आयन इक्वल टू माइनस log 10 इंटू का पावर 10 log 10H प्लस log OH 14। इसको हम लिख सकते हैं माइनस log 10 H आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 OH आयन कॉन्सेंट्रेशन 14 होगा ना। देखिए, दोनों पक्षों में जब लाभ ले रहे हैं, log 10H प्लस log 10 OH का माइनस इक्वल टू KW की वैल्यू होती है 1 × 10⁻14। हमने इसके बारे में पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। अब log 10H प्लस log 10 OH इक्वल टू -14 को कर देंगे, 10 पावर में आ जाएगा। log 10H प्लस log 10 OH इक्वल टू -14।
ये हो, या इसको हम कर सकते हैं -log 10 H -log 10 OH इक्वल टू इसको जब साइन को चेंज करेंगे आ जाएगा ये पॉजिटिव में। अतः इसको हम लिख सकते हैं PH प्लस POH इक्वल टू 14। नोट कर लीजिए। अगली हेडिंग है सूचक। सूचक इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडिकेटर, कहते हैं इंडिकेटर। देखिए इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किसी विलयन की अंतिम बिंदु, ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग विलयन के अनुमापन में अंतिम बिंदु के निर्धारण के लिए किया जाता है उसे कहते हैं सूचक। ठीक है, सूचक ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो विलयन के अनुमापन में उसके अंतिम बिंदु के निर्धारण के लिए किया जाता है उसे कहते हैं सूचक। और अम्ल क्षार ऐसे सूचक हैं जो विलयन में पीएच बदलने से उनका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है, उसे कहते हैं अम्ल क्षार सूचक। अम्ल क्षार सूचक ऐसे पदार्थ हैं जिनका पीएच के परिवर्तन से, यानी अम्ल और क्षार दोनों में उनका रंग अलग अलग होता है, अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। यानी विलयन का पीएच के बदलने से उनका रंग परिवर्तित हो जाता है, उसे कहते हैं अम्ल क्षार सूचक। ठीक है, पीएच के साथ सूचकों के रंग में परिवर्तन ये आपका सूचक, ये है पीएच परास यानी पीएच रेंज, ये आपका होता है रंग। इस रंग में दो भाग इसको कर लेंगे, एक होता है अम्लीय विलयन और दूसरा होता है क्षारीय विलयन। देखिए सूचक एक है मेथिल ऑरेंज, ये मेथिल ऑरेंज है। इसका पीएच प्राप्त होता है 3.1 से 4.4 तक। अगर वो अम्लीय विलयन की बात करते हैं तो इनका होगा लाल रंग। अम्लीय विलयन में उसको मिलाएंगे, उसका रंग होगा लाल होगा, लेकिन वही मेथिल ऑरेंज जब पीएच को बदल करके हम क्षारीय में लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा पीला। ठीक है, जैसे ही पीएच को आप बदलेंगे उस विलयन का रंग अपने आप क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। उसी को क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। जैसे लिटमस हो गया, लिटमस की बात करते हैं, अम्लीय विलयन में इनका रंग होता है लाल होता है और क्षारीय विलयन में इनका रंग नीला हो जाता है। जैसे आपने अम्ल और क्षार में इसमें आपने पढ़ा था कि अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल में बदल देते थे और जो क्षार होता था वो लाल को नीले में कर देता था। ऐसे और भी आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। नेक्स्ट है फिनोप्थिलीन। इनका 8.3 से 10, जो फिनोप्थिलीन का जो पीएच प्राप्त होता है वो 8.3 से 10 तक होता है। और अम्लीय विलयन में इनका जो रंग होता है ये होगा रंगहीन होगा। अम्लीय विलयन में वो रंगहीन होंगे, लेकिन क्षारीय विलयन में ये हो जाते हैं गुलाबी रंग के। कैसे होंगे, गुलाबी रंग के।
ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट है सर्वव्यापी, सर्वव्यापी सूचक, सर्वव्यापी सूचक, इसको कहते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल इंडिकेटर, इंडिकेटर। ठीक है, देखिए ये आपके एग्जाम में कई बार आया गया, पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सर्वव्यापी होता क्या है कि जब दो या दो से अधिक सूचकों को परस्पर मिला करके एक अलग प्रकार का सूचक बना लिया जाता है जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में उनके रंग को परिवर्तित कर देता है, उसी को कहते हैं सर्वव्यापी सूचक या यूनिवर्सल इंडिकेटर। यानी जब विभिन्न प्रकार के सूचकों को एक दूसरे में मिला करके एक स्पेशल टाइप का सूचक बनाया जाता है जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में परिवर्तन होने से इनके रंग अपने आप परिवर्तित हो जाते हैं, उस सूचक को कहते हैं सर्वव्यापी सूचक या यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसका एग्जांपल आपका आता है कोलथाप, कोलथाप, ये इसका एग्जांपल होता है कोलथाप। ठीक है, नोट लीजिए। अब आइए हम बात करते हैं साल्ट की। साल्ट में, साल्ट में एक हेडिंग आप पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन। देखिए न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, जब अम्ल और क्षार की परस्पर रासायनिक अभिक्रिया होती है तो लवण और जल बनता है, ये अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। यानी जब अम्ल और क्षार की परस्पर रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण और जल बनता है, ये अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल में हम बात करते हैं, HCl हो गया और ये हो गया NaOH। ये HCl आपका एसिड है और ये NaOH आपका बेस है। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये बन जाता है NaCl प्लस बन जाएगा वाटर। ठीक है, ये अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसमें होता क्या है, अम्ल और क्षार की परस्पर रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें लवण और जल बनता है, यही अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। यह आपका साल्ट हो गया। ठीक है, इसी को नोट कर लीजिए। अब आइए साल्ट क्या है, साल्ट, इसको हिंदी में कहते हैं लवण। देखिए जब अम्ल और क्षार की परस्पर रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है तो एक ठोस आयनिक पदार्थ मिलता है, उसी को कहते हैं साल्ट। जैसे एग्जांपल में आइए, ये आपका NH3 हो गया, ये बेस है और ये HCl के साथ में अभिक्रिया कराई जाती है, ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा NH4Cl। ये क्या होगा, ये आपका साल्ट हो गया। ये क्या है, एसिड है, ये आपका बेस है। यही हमने बताया कि जब क्षार और अम्ल की परस्पर रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है तो एक आयनिक ठोस पदार्थ बनता है जिसे हम साल्ट या लवण कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट रीडिंग आपकी है उदासीनीकरण ऊष्मा, उदासीनीकरण ऊष्मा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन देखिए अभी आपने पढ़ा था उदासीनीकरण। उदासीनीकरण में हमने आपको बताया कि जब अम्ल और क्षार की परस्पर रासायनिक अभिक्रिया होती है तो लवण और जल बनता है। तो इसी अभिक्रिया में ऊष्मा, जो ऊष्मा होती है वो उत्सर्जित होती है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा को
उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, उदासीनीकरण अपक्रिया में उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा की मात्रा को उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं, 1 ग्राम तुल्यांकी भार क्षार। ठीक है, यानी ये होता है 1 ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल, 1 ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल तथा 1 ग्राम तुल्यांकी भार क्षार की परस्पर रासायनिक अपक्रिया से उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा की मात्रा को उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। इसमें 2 बातें होती हैं। पहली बात ये होती है, अगर आपका प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार होगा तो उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा की जो मात्रा होगी वो नियत होती है। इसका मान सदैव 13.7 किलो कैलोरी होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं, ये HCl की क्रिया NaOH से हो रही है। ऐसे में ये आपका बनेगा क्या, NaCl और वाटर बन जाएगा। यहाँ जो उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा की मात्रा होती है ये होता है 13.7 किलो कैलोरी। और इसी ऊष्मा की मात्रा को क्या कहेंगे, उदासीनीकरण ऊष्मा। और यदि ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, इन दोनों में से अगर कोई एक वीक होगा और एक स्ट्रॉन्ग होगा या दोनों वीक होगा, ऐसे में उत्सर्जित होने वाली जो ऊष्मा की मात्रा होगी वह सदैव 13.7 किलो कैलोरी से कम होगी। क्यों? क्योंकि यह जो ऊष्मा कमी हो रही है, ये कमी ऊष्मा वो जो वीक आपका एसिड है या वीक आपका बेस है उसे आयनित करने में खर्च हो जाता है। इसलिए उत्सर्जित होने वाली जो ऊष्मा की मात्रा होती है वह 13.7 किलो कैलोरी से कम हो जाती है। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। टाइप्स ऑफ सॉल्ट, लवण के प्रकार। लवण को मोस्टली 6 प्रकार में डिवाइड किया गया है, यानी इसको 6 टाइप में 6 प्रकार में डिवाइड किया गया है। पहला आपका होता है नॉर्मल और सिंपल सॉल्ट, इसको कहते हैं नॉर्मल और सिंपल सॉल्ट। ठीक है, नॉर्मल या सिंपल सॉल्ट। देखिए ये ऐसे सॉल्ट होते हैं जो उदासीनीकरण अपक्रिया के द्वारा तो बनते तो हैं, यानी पूर्ण उदासीनीकरण अपक्रिया से बनते हैं, और साथ ही साथ इस प्रकार के साल्ट में विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन अनुपस्थित होते हैं, यानी नहीं पाए जाते हैं। उस प्रकार के साल्ट को हम क्या कहेंगे, नॉर्मल या सिंपल साल्ट। जैसे इसका एग्जांपल आपको मिलेगा NaCl ले लीजिए, Na2SO4 ले लीजिए। ठीक है, ये सब क्या है, ये आपके सब सिंपल साल्ट होते हैं। एसिडिक साल्ट की बात करते हैं। देखिए एसिडिक में साल्ट तो है लेकिन वो एसिडिक है, यानी ऐसे साल्ट जिसमें विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है, यही विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है, ऐसे साल्ट को हम कहते हैं एसिडिक साल्ट। जैसे आपका एग्जांपल आ जाएगा, एग्जांपल की बात करते हैं NaSO4। देखिए सोडियम बाइसल्फेट, इसमें हाइड्रोजन आपका क्या है, विस्थापनीय है, हाइड्रोजन निकलेगा, इसलिए यहाँ पे ये होता है एसिडिक साल्ट या अम्लीय साल्ट। और NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है,
ये सब एसिडिक क्या है, साल्ट है, नोट लीजिए। फिर तीसरा होता है बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट, बेसिक साल्ट मीन ऐसे साल्ट जिसमें विस्थापनीय हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित होता है, यानी ऐसे साल्ट जिसमें विस्थापनीय हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित होता है, ऐसे साल्ट को हम कहते हैं बेसिक साल्ट या क्षारीय साल्ट। जैसे एग्जांपल में आ जाइए, एग्जांपल की बात करते हैं, यह है ZnOHCl, ये आपका हो गया। नेक्स्ट है MgOHCl, ये सब क्या है, बेसिक साल्ट है, क्योंकि साल्ट तो है लेकिन इसमें विस्थापनीय हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित होते हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, बेसिक साल्ट कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। बचा है डबल साल्ट। डबल साल्ट जब दो या दो से अधिक सिंपल साल्ट को उनके अणुभार जब दो या दो से अधिक सिंपल साल्ट के तन विलयनों को उनके अणुभार के अनुपात में मिला करके उनके क्रिस्टल तैयार करते हैं, जिससे एक नए प्रकार के साल्ट का निर्माण होता है, उसको हम कहते हैं डबल साल्ट। ठीक है, आता है पोटास एलम, K2SO4 इंटू Al2SO4 का थ्राइस इंटू 24H2O, ये आपका फिटकरी है। क्या है, फिटकरी है, फिटकरी, जिसको हम कहते हैं पोटास एलम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, देखिए दूसरा देख लीजिए, FeSO4 इंटू NH4 का 2 इंटू SO4 इंटू 6H2, इसको फेरस अमोनियम सल्फेट भी कहते हैं। ये आपका मोहर लवण है। कौन सा मोहर है, मोहर लवण या मोहर साल्ट है। ये क्या है, डबल साल्ट है, क्योंकि जब ये आयनाइज होंगे तो दो प्रकार के सिंपल साल्टों के आयन में भी ये मिलके बने होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, डबल साल्ट कहेंगे। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका है मिक्स साल्ट, हिंदी में कहते हैं मिश्रित लवण। मिश्रित लवण ऐसे लवण जो जलीय विलयन में आयनित होकर के एक या एक से अधिक ऋणायन या धनायनों का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं मिक्स लवण। जैसे एग्जांपल में आ जाइए, CaOCl2, जिसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहेंगे। ये जब आयनित होता है, ये बनेगा कैल्शियम पे डबल आयन बन जाए और प्लस OCl पे माइनस, फिर प्लस Cl पे माइनस। ठीक है, यानी ऐसे लवण जिनके जलीय विलयन में आयनित होने पर दो या दो से अधिक धनायन या ऋणायनों का निर्माण कर लेते हैं, उसको कहेंगे मिक्स साल्ट या मिश्रित लवण। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स साल्ट। ठीक है, ऐसे लवण दो साधारण या सामान्य और उदासीन लवण के संयोग से बने होते हैं, जिनका अस्तित्व ठोस और विलयन दोनों की अवस्थाओं में होता है। तो इस प्रकार के लवण को कहते हैं कॉम्प्लेक्स लवण या संकर लवण। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, K4FeCN6, फिर K3FeCN6, ये दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो इसके बाद का जो शेष पार्ट बचे हुए हैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।